अस्सलाम वालेकुम। एसआरई के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन। इसका मतलब है कि अब हमने रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटी देनी है कि हमने किस चीज़ को पहले प्रेफर करना है अपने जो स्टेक होल्डर या यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम तमाम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को उनकी इंपॉर्टेंस, वैल्यू या हंगामी हालत की बेसिस पर ना रैंक करते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि प्रोजेक्ट में पहले इंपॉर्टेंट फीचर्स बनाए जाएँ और जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, उनको सही से हम क्या करें, हर सही जगह इन्वेस्ट करें। ठीक है, इससे टाइम कंज्यूमिंग ना हो और बाद में कोई कन्फ्लिक्ट पैदा होने या वो भी ना हो। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो इसमें हमारे पास समझ ले आ जाता है एक पॉइंट के तौर पर रिसोर्स एलोकेशन, मतलब कि लिमिटेड टाइम और बजट को उन फीचर्स पर लगाया जाता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है स्कोप मैनेजमेंट, यानी स्कोप क्लियर रहता है और जो एसेंशियल फंक्शनैलिटीज़ होती है ना पहली स्टेज में वो डिलीवर होती हैं। फिर जो बेटर डिसीजन मेकिंग होती है ना वो की जाती है, यानी डेवलपमेंट में जब ट्रेड ऑफ या कन्फ्लिक्ट्स आए ना तो हम प्रायोरिटाइजेशन से ना आसानी से उनको ना फैसले ले सकते हैं। फिर गोल अलाइनमेंट होती है, इसका मतलब कि सब स्टेक होल्डर सेम पेज पर रहते हैं और क्लियर होता है कि पहले क्या डिलीवर होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसके फैक्टर्स आते हैं जो रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन पर असरअंदाज करती हैं। पहला हमारे पास आ जाता है कि बिजनेस वैल्यू, मतलब कि रिक्वायरमेंट्स कितना फ़ायदा देगी प्रोजेक्ट या बिजनेस को। फिर अर्जेंसी होता है, मतलब कि हंगामी हालत जिसे कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स कितनी जल्दी चाहिए। फिर मार्केट या यूज़र की डिमांड कितनी अर्जेंट है। फिर रिस्क होता है, अगर ये फीचर्स डिलीवर नहीं हुआ तो कितना नुकसान हो सकता है। डिपेंडेंसीज आ जाती हैं कि क्या ये किसी और फीचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉस्ट एंड एफर्ट, मतलब कि कितना पैसा, टाइम और एफर्ट लगाएं तो इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें हम रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन करते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है मॉस्को, मतलब कि मॉस्को का मेथड का मतलब है कि मस्ट हैव, यानी स्टोरी और क्रिटिकल फीचर्स हो वो ऐड करने हैं। फिर शुड हैव, मतलब कि इंपॉर्टेंट लेकिन डिले हो सकते हैं। कुड हैव का मतलब कि अच्छे या लेकिन ऑप्शनल। ठीक है, वुड नॉट हैव मतलब कि इस प्रोजेक्ट में अभी नहीं चाहिए। मे बी अगर कोई बाद में कोई अपडेशन करनी हो तो तब इसकी जरूरत पड़ सकती है। फिर कैनो मॉडल होता है इसके अंदर। ये इसका मतलब है कि बेसिक नीड्स, मतलब कि अगर नहीं बेसिक नीड्स अगर नहीं दी गई तो जो यूज़र है वो नाराज़ होगा, यानी मिसाल के तौर पर उसको अपने ऑथेंटिकेशन के लिए लॉगिन पेज चाहिए। फिर इसके हमारे पास परफॉर्मेंस नीड आ जाती है कि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा। डिलाइटर्स, मतलब कि सरप्राइजिंग फीचर्स जो यूज़र को इम्प्रेस करते हैं, मिसाल के तौर पर एनिमेशन हो सकते हैं उसके। फिर वेटेड स्कोरिंग हो सकती है, मतलब कि हर रिक्वायरमेंट को वैल्यू, एफर्ट, रिस्क वगैरह को स्कोर दिया जाता है। फिर हर रिक्वायरमेंट को टोटल स्कोर निकाल कर रैंक किया जाता है ताकि पता चले कि हमने किसको पहले प्रायोरिटी दे के उसको ठीक करना है। फिर बबल सॉर्ट आ जाता है या पेयर वाइज कंपैरिजन आ जाता है कि हर दो रिक्वायरमेंट्स को कंपेयर किया जाता है। स्टैक होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लिस्ट में बनाई जाती है ताकि उनको लिस्ट में ऐड करके हम उसकी प्रायोरिटी को देख सकें। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैल्यू एंड कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स, मतलब कि हर रिक्वायरमेंट को दो फैक्टर्स में जज किया जाता है। वैल्यू मतलब कि वो हाई है या लो है, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि वो इजी है या हार्ड है। फिर उन रिक्वायरमेंट्स को ना पहले लिया जाता है जो हाई वैल्यू और लो कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं, मतलब कि उनकी वैल्यू हाई है लेकिन उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ लें या डिप्लॉयमेंट या काम करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम है, तो उसको वो पहले प्रेफर करते हैं। फिर इसमें कुछ हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं जो रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन में यूज़ होते हैं। पहला हमारे पास आता है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, मतलब कि स्टेक होल्डर्स की पहचान। सबसे पहले उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है जो प्रोजेक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जैसे क्लाइंट्स, एंड यूजर्स हो गए। फिर बिजनेस मैनेजर्स, डेवलपर्स या क्वालिटी जो इंश्योरेंस होती है टीम, वो इन स्टेक होल्डर्स का जो पर्सपेक्टिव होता है ना वो लेना जरूरी होता है क्योंकि उन्हीं के नीड्स और प्रायोरिटीज पहले समझनी होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बैंकिंग ऐप बना रहे हैं तो स्टेक होल्डर्स होंगे बैंक मैनेजर, कस्टमर्स, आईटी टीम और कंपेलियंस ऑफिसर। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है कलेक्टिव रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि हमने रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग करनी है, वो किस टेक्निक से हो रही है। सब स्टेक होल्डर से बात करके उनकी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी होती है, उन रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली डॉक्यूमेंट करना होता है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। फिर हर रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझना जरूरी होती है वरना कोई चीज़ गलत प्रायोरिटी में भी सेट हो सकती है। मिसाल के तौर पर कस्टमर ने कहा कि मोबाइल ऐप पर बैलेंस चेक करने का फीचर होना चाहिए, इसलिए क्लियरली लिखना और समझना ज़रूरी होता है कि क्या क्या मेन चीज़ें ऐड करनी है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है डिफाइंड प्रायोरिटाइजेशन क्राइटेरिया, मतलब कि प्रायोरिटी तय करने के जो असूल है ना वो बनाने होते हैं। आप डिसाइड करना होता है कि किन फैक्टर्स यानी क्राइटेरिया की बेसिस पर रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना होता है।
कॉमन जो एक क्राइटेरिया जो हो सकते हैं ना, वो ये आ जाते हैं कि बिजनेस वैल्यू, मतलब कि कितना फ़ायदा होगा, फिर उसमें जल्दी कितनी है, रिस्क क्या हो सकता है, उसको अगर डिले करेंगे तो फिर डिपेंडेंसी क्या है, क्या ये किसी और पे डिपेंड करता है कि नहीं। मिसाल के तौर पर लोग इन सिस्टम को डिले या सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है, ठीक है, इसलिए उसको हाई प्रायोरिटी मिलती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अप्लाई प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक। मतलब क्या है, ये टेक्निक का इस्तेमाल करके जो टेक्निक आपकी प्रोजेक्ट नीड्स और स्टेक होल्डर प्रेफरेंस को मुताबिक हो, उसे चूज़ करना होता है और अप्लाई करना होता है। मसलन के जो ऑन टेक्निक्स है, जैसे मॉस्क्यो हो गई, कैनो मॉडल, वेटेड स्कोरिंग, फिर पेयर वाइज कंपैरिजन या वैल्यू वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स, ये चीज़ें आ जाती हैं। जैसे नेक्स्ट हमारे पास आता है असाइन प्रायोरिटीज़। मतलब कि अब हर जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उनको रैंक देना होता है, यानी कौन सी सबसे पहले बनाई है और कौन सी बाद में। फिर ये रैंकिंग स्टेक होल्डर्स के जो फीडबैक और जो चूज़ की गई टेक्निक होती है ना, उस पर बेस करती है। फिर जैसे नेक्स्ट हमारे पास आता है रिव्यू एंड एडजस्ट। मतलब कि दोबारा देखना और जो ज़रूरत पड़ने पर उसको जो चेंजिंग करनी होती है ना, वो करना। जब इनिशियल प्रायोरिटीज असाइन हो जाती है ना, तो स्टेक होल्डर्स के साथ रिव्यू करना होता है। अगर किसी और को लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ जो नीचे चले गई है या फीडबैक उसका लेना होता है, तो फिर उनसे हमने सारी एडजस्टमेंट करवानी होती है, ताकि उनकी जो प्रेफरेंसेस या प्रायोरिटाइजेशन है उसको हम सेट कर सकें। मसलन कि बिजनेस एनालिस्ट ने कहा है कि पेमेंट जो गेटवे है ना, तो वो फीचर ज़्यादा हमें ना अर्जेंट चाहिए, तो उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और उसको लिस्ट में ऊपर लेके आएंगे। फिर कम्युनिकेशन जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, यानी कि प्रायोरिटाइज लिस्ट सबको बताओ। मतलब कि जो हमने जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है ना, उसको हमने सबसे कम्युनिकेट करवाना है, ताकि हम उनको दिखा सकें। यानी फाइनल लिस्ट को ऑफ जो प्रायोरिटीज़ होती हैं ना, उनको डेवलपमेंट टीम या स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करना होता है, ताकि सबको क्लियर हो के पहले क्या बनाना है। फिर इस स्टेप में क्लियर डॉक्यूमेंट और जो मीटिंग्स होती हैं ना, वो हेल्प करती हैं कि जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, उसको हम ख़त्म कर सकें। फिर इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड रीप्रायोरिटाइजेशन। एक तरह की समझने टेक्निक के तौर पर यूज़ हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास आता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट्स कभी स्टैटिक नहीं होती। मतलब कि बिजनेस नीड्स और जो यूज़र की जो फीडबैक और जो मार्केट ट्रेंड्स है ना, वो चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से ये डायनेमिक होती है, हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कोई इसमें चेंजिंग आ सकती है, किसी और चीज़ की प्रायोरिटी ऐड हो सकती है। मिसाल के तौर पर कि पहले कोई चीज़ थी, उसकी प्रायोरिटी कम थी, उसको बाद में उन्होंने बनाना था, लेकिन जो मार्केट ट्रेंड्स की वजह से या किसी और एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसकी प्रायोरिटी बढ़ गई, तो उसको भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम जो प्रायोरिटी होती है ना, उसको रिव्यू करना होता है, ताकि और उसको रीप्रायोरिटाइजेशन भी करनी होती है उसकी, ताकि अगर पहले प्रायोरिटाइजेशन उसकी की है तो फिर अगेन भी करनी पड़े। स्टेक होल्डर्स के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है, ताकि नए नीड्स को टाइमली हैंडल किया जाए। मिसाल के तौर पर समझ लें, पहले प्रोफाइल पिक्चर ऑप्शनल थी, लेकिन अब क्लाइंट ने कहा है कि यूज़र ऑन बोर्डिंग और उसके जो बगैर कंप्लीट नहीं होगी। अब उस जो फीचर में है ना, वो जो प्रोफाइल पिक्चर का, उसकी हमने प्रायोरिटी जो है वो इंक्रीज़ कर दी है। तो इससे हमारे पास क्या होगा, जो पहले जिसकी प्रायोरिटी कम थी, उसको हमने रीप्रायोरिटाइजेशन की है उसकी, और हमने इसको लिस्ट में ऊपर लेके आए हैं। तो ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन के अंदर। थैंक यू।